नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक लगाई रोक। 4 सदस्यों की समिति का किया गठन। बंगाल में बीजेपी की मजबूती को देखते हुए ममता बनर्जी बेचैन। कहा, जब बंगाल हारेगी बीजेपी तब ट्रंप समर्थकों जैसे बर्ताव करेगा भगवा कैडर। यूपी में अखिलेश के गढ़ में ओवैसी की दस्तक, सपा पर बोला हमला। कहा, अखिलेश ने 12 बार प्रदेश में आने से रोका, अब दोस्ती निभाने आया हूं। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। पोंगल पर तमिलनाडु में होंगे जेपी नड्डा और राहुल गांधी। चीन पाकिस्तान को सेना प्रमुख की दो टूक, सीमा पर भारतीय सेना अलर्ट। कहा, हर चुनौती के लिए तैयार है भारत। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। कृषि कानूनों पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए इन कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। शीर्ष अदालत ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन भी किया है। बीकेयू के हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवंत होंगे कमेटी में शामिल। राजीव जी, अभी तक तो किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई इस समिति के बिल्कुल खिलाफ थे। अब इस समिति का गठन हो चुका है, तो क्या इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला है या किसान अभी भी इसके खिलाफ ही खड़े रहेंगे? किसान तो अभी तक इसके खिलाफ खड़े हैं। अभी तक किसान संगठनों ने जो बातें कही एक दिन पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में बता दिया था कि कमेटी का गठन किया जाएगा और इस जो कृषि कानून बनाए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन वो भी रोक जो है वो अस्थायी है। कोई रोक परमानेंट नहीं है कि आगे हम देखेंगे कि कितने साल तक रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए कमेटी का गठन किया गया और कमेटी बनाने का फैसला हुआ। उसके बाद से ही किसान संगठन अब कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कमेटी में हम अपनी बात नहीं रखेंगे, और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि कमेटी के सामने जब किसान संगठन जाएंगे तो वहां पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलेगा। वहां पर उन्हें एक एक पॉइंट बताने पड़ेंगे कि तीनों कृषि कानून हैं, उसके किस पॉइंट में, किस प्रावधान में कमी है जिससे कि किसानों को नुकसान होने वाला है। अगर वो बताएंगे तो वहां कमेटी में जो लोग हैं, जिसमें अर्थशास्त्री भी हैं, जिसमें किसान संगठन के भी लोग हैं, और जिसमें सारी जानकारी रखने वाले, इसके प्रभावों को बताने वाले लोग हैं, अब वो इस पे बताएंगे कि इस जो कानून में जो नुकसान बताया जा रहा है वो इमेजिनरी है या एक्चुअलिटी उसमें है, वास्तव है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ढोल पीटा जा रहा है कि इससे नुकसान होगा। तो इस बात के लिए किसान संगठन तैयार नहीं होंगे। अगर तैयार होते हैं तो उसके पीछे सिर्फ यही होगा कि इसको लटकाए रखा जा सकता है। ये सम्मानजनक तरीका उनके लिए है कि वो वापस अपना आंदोलन करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, और उस गठन करने के बाद अब ये जितना चिल्लाएंगे उतना ही इनकी औकात नीचे गिरती जाएगी। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार पहले भी पैनल बनाने की बात कही थी, कमेटी बनाने की बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी है। सरकार ने पहले भी बातचीत का जो दौर है वो शुरू किया था और दौर चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में अब किसान संगठनों के पास आंदोलन को वापस लेकर कमेटी के सामने जाकर और कृषि कानूनों के ऊपर तार्किक तरीके से अपनी बात रखने के अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अब वो पूरी तरह से नंगा हो गए हैं। जी, रुक करते हैं अगली खबर का। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नए कृषि कानूनों पर अड़ी रही तो देश को जल्द ही खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ेगा।
भाजपा जंक पार्टी में बदल गई है, जहां अन्य दलों के बेकार और खराब लोग शामिल होते हैं। जिस दिन बीजेपी चुनाव हारेगी उस दिन उसके कार्यकर्ता ट्रंप समर्थकों की तरह बर्ताव करेंगे। राजीव जी, हम टीएमसी की राजनीति तो अब तक देखते आए हैं। ममता बनर्जी ने जो ये बात कही है कि जंक पार्टी में बीजेपी बदल गई है, उससे कहीं ना कहीं उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी या टीएमसी के जो भी नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर था। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि ये दो स्टेटमेंट आए हैं ममता बनर्जी के, जैसा कि आपने अभी बोला कि एक तो वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर बोल रही हैं कि वो ऐसी पार्टी बन गई है जहां बेकार निकम्मे लोग जा रहे हैं टीएमसी को छोड़कर, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ट्रंप से तुलना, ट्रंप के हारने के बाद जो स्थिति अमेरिका में आई उसके लेकर भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने बोला। तो दोनों की राजनीतिक जो इम्पैक्ट है उसको देखना चाहिए कि आखिरकार ये कैसी स्थिति है। टीएमसी में जो लोग नेता जा रहे हैं उसको मनाने की कोशिश भी कर रही हैं ममता बनर्जी, उनके लिए मीटिंग भी कर रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पे भी हमला कर रही हैं। ये उसी तरह का होता है कि अंगूर नहीं मिला तो वो खट्टा है, ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात, और वही बात ममता बनर्जी कर रही हैं। और दूसरी स्तर पर जो उन्होंने ट्रंप की बात कही है, अमेरिका में जो अभी कैपिटल हिल पर जो हुआ उस स्थितियों की बात कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी अब मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो गई हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब इस बात की ओर इशारा करता है कि एक साइकोलॉजिकल वार जीतने की कोशिश में वो लगे हैं कि ये डर दिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताए तो स्थितियां खराब होगी, हराए तो स्थितियां खराब होगी। ये उनकी स्थिति, उनकी बौखलाहट को दिखाता है कि भाजपा की सरकार तो बननी है लेकिन हम उनका डर अब दिखाएं, और पहले से ही वो जमीन तैयार करने में लगी है उस चीज के लिए कि हारेंगी तो वो इशारा कर रही हैं कि स्थितियां हमारे प्रतिकूल हो सकती है लेकिन हम ऐसा करने की तैयारी करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से सरेंडर कर रही हैं उसी का फ्रस्ट्रेशन का तरीका दिखाता है कि एक तरफ उनके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे मजबूत हुई है जिसके कारण ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी है, तो दूसरी तरफ वो किसान आंदोलनों को समर्थन दे रहे थे सीए की तरह, उसमें भी दिक्कतें हुई, उसके बाद किसानों का भी समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वो अब वही भय की राजनीति करने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो एक वर्ग को डराने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो तीन दलों के बीच मुसलमानों का वोट बिखर रहा है, अभी जो दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ ओवैसी है, दूसरी तरफ कांग्रेस वाम है और तीसरी तरफ टीएमसी है, उसको एकजुट करके टैक्टिकल वोटिंग करवाया जाए। तो ये सारी स्थितियां उसी के तरफ इशारा करता है। जी, चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे में ओवैसी वाराणसी पहुंचे जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हमें 12 बार प्रदेश में आने से रोका गया था, अब मैं आ गया हूं। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं। राजीव जी, अब ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रख दिया है, तो इससे मायावती और अखिलेश यादव को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या मुश्किलें उनके लिए अब खड़ी हो सकती हैं? अब उत्तर प्रदेश में पहले अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सपा बसपा के लिए नहीं, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो ये दोनों तो पहले से चुनौतियों से घिरी हुई हैं, और अभी जो कांग्रेस की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो सबसे खराब है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने एक तीर चलाया उत्तर प्रदेश के लिए और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। प्रियंका गांधी वहां पर यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग ध्रुव बन रहे हैं, अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं, उससे इन तीनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो कॉमन है और कॉमन वोट बैंक से ही कहीं न कहीं से एक दूसरे के लिए चुनौती बनेंगी।
और असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले जो हमला किया वो अखिलेश यादव के ऊपर किया। अखिलेश यादव के ऊपर हमला करने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम और यादव। मुसलमानों के वोट पर वो हमेशा से राजनीति करते रहे हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर से ही, उसके बाद के दौर से चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के लिए जो बातें कही जाती रही है वो तो सबको मालूम है, उनको मुल्ला मुलायम तक कहा जाता रहा है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सिंधमारी करने के लिए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर हमला किया और ये उन्हें दिखाया कि क्यों उन्हें जाने से रोका जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब सपा बसपा के साथ कांग्रेस की चुनौती बढ़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां चुनाव करीब आ रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को पोंगल के त्योहार पर तमिलनाडु में होंगे। नड्डा नमो ओरो पोंगल विस्ता यानी हमारे शहर पोंगल उत्सव में शामिल होंगे, तो वहीं राहुल गांधी कार्यक्रम में शामिल होकर देश भर में नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को अपना नैतिक समर्थन देंगे। राजीव जी, क्या मायने होंगे जेपी नड्डा के इस दौरे के, राहुल गांधी के इस दौरे के तमिलनाडु में जो उनकी यात्रा होने वाली है? बेसिकली राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की स्थिति जो है नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे खत्म हो रही है। राहुल गांधी भी नॉर्थ इंडिया में जाने से डरते हैं। यहाँ के स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं तो उस समय उनको साउथ में ज़्यादा अपने लिए थोड़ा सम्मानजनक स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से हारे, केरल से जीते। तो राहुल गांधी के लिए एक मौका है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो अपनी उपस्थिति दिखाएं। तमिलनाडु के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है, क्योंकि डीएमके के साथ उसका गठबंधन है, बड़ा पार्टनर डीएमके होता है उसका। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वहाँ जमीन तैयार कर रही है और उसको उस जमीन से, जो उर्वरक जमीन वहाँ पर है, उससे फसल उगाने की तैयारी में लगी है। जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, ये जो जाने वाले हैं तमिलनाडु के दौरे पे, उसका मतलब है कि चुनाव के पहले स्थिति मजबूत करो ताकि एआईडीएमके के साथ, अन्ना द्रमुक के साथ जो इनका गठबंधन है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो एआईडीएमके का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम गठबंधन में ऐसे सम्मानजनक सीटें मिले इसको, ताकि वहां पर धीरे धीरे जमीन तैयार हो। पहले ही रजनीकांत हैं जो वहां पर कन्फ्यूजन पैदा किए हुए हैं। अभी उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया और रजनीकांत को अपने डिसीजन को वापस लेने की बात कही, लेकिन रजनीकांत ने अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होने वाला था। लेकिन कमल हसन वहां पर पहले से मौजूद हैं और लगातार चुनावी कैंपेन चला रहे हैं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि तमिलनाडु हो, केरल हो या फिर तेलंगाना हो, उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से बेनकाब नहीं हुई है, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और देखें कि किसी तरह से उन राज्यों में सम्मानजनक स्थिति में राहुल गांधी रह सके। जी, नजर डालते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी दोनों दुश्मन देश अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन को साझा खतरा बताया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि ये ऐसी हकीकत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी बीच उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजीव जी, जैसा कि जनरल नरवणे ने कहा कि बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया हुआ है, अब दुश्मनों को खदेड़ देने की किस तरह की रणनीति भारत ने तैयार कर रखी है? भारत ने दो तरह की रणनीति पहले से ही बना रखी है चीन और पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि भारत को यह पहले से पता है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का सहयोग करेंगे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, और पाकिस्तान से अकेले भारत को कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बीच वाक युद्ध हो सकता है, लेकिन जब ये युद्ध होगा तो पाकिस्तान कहीं टिकेगा नहीं। पाकिस्तान बार बार भारत से हार चुका है। लेकिन चीन के साथ दूसरी समस्या है। चीन से एक बार युद्ध हुआ और भारत के पराजय हुआ है। एक कांग्रेस का समय था और जिस समय कांग्रेसी शासन ने युद्ध नीति में भी हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई
और वो मनोदशा से निकलने में टाइम लग गया। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है और उसी मनोदशा से निकलकर हम एक विजेता की तरह कैसे रहें, इसके लिए सेना प्रमुख ने ये आश्वासन दिया, बताया है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसका पर्दाफाश हम कर सकते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये 2 बार, अभी कुछ दिनों में देखें तो कुछ सालों में 2 बार चीन बैकफुट पर आ चुका है। डोकलाम का मामला देख लें, डोकलाम में भी चीन उसी तरह से 62 की मानसिकता में था और सोच रहा था कि किसी तरह इस बार भी भारत को पीछे हटा दें। लेकिन डोकलाम में भी 70 दिनों से ज़्यादा तक भारतीय सेना डटी रही और चीन को पीछे हटना पड़ा। अभी गालवान की बात करें, पैंगोंग लेक की बात करें, तो हर जगह पर जो लद्दाख के सेक्टर में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश इसीलिए की थी कि भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से थोड़ा कमजोर किया जा सके। लेकिन वहां पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और आज तक दोनों सेनाएं डटी हुई है। और जितने भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें हर जगह यह पता चल रहा है कि चीन हर दिन कुछ न कुछ क्षेत्र को छोड़ने की तैयारी में लगा है, अपने सैनिकों को ठंड के बढ़ने के बाद पीछे हटा रहा है और यहां तक कि भारत चीन से दरियादिली दिखा रहा है। एक सेना का जवान अगर LAC पार करता है तो भारत उसे वापस कर देता है भूले भटके समझ के। तो चीन को भी हम समझ रहे हैं कि वो भटका हुआ है और सीधे रास्ते पर आने में समय लगेगा। उसको अब 1962 से बढ़ के 2021 तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा और उस वक्त के बाद वो भी समझ जाएगा पाकिस्तान की तरह कि भारत के साथ दुश्मनी लेना कितना महंगा हो सकता है। जी राजीव जी, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।